नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो कि काफी दुखद है। पंजाब से खबर सामने आई है, जहां मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की रविवार को हत्या कर दी गई। पंजाब के मनसा जिले में गोली मारकर बेरहमी से सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई है और हमलावरों ने सिद्धू मूसेवाला पर ताबड़तोड़ करीब 30 राउंड फायरिंग की, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। उधर पंजाब सिंगर की हत्या में चौंकाने वाली बात सामने आई है कि गैंग लीडर्स लॉरेंस बिश्नोई के करीबी सहयोगी कनाडा के गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली है। पुलिस का दावा है कि 8 हमलावरों ने मूसेवाला पर हमला किया था और घटनास्थल से 3 AK-94 राइफल और उनकी गोलियां बरामद की गई हैं। पंजाब में AK-94 का प्रयोग रेयर ही होता है। ऐसे में अब पुलिस अधिकारियों को इससे पहले आज के इस क्राइम के अज्ञात गैंगस्टरों के शामिल होने का संदेह पहले से ही था। बताया जा रहा है कि पुलिस अधिकारियों ने दावा किया कि हाल ही में पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के गायकों और अभिनेताओं को गैंगस्टरों की ओर से फिरौती के लिए कॉल करने के मामले सामने आए थे। तो वहीं पंजाब में विपक्षी दल राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, पर बावजूद इसके पंजाब की भगवंत मान सरकार ने सिद्धू मूसेवाला समेत 424 लोगों की सुरक्षा वापस ले ली थी। और अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। प्रतापगढ़ से ये खबर सामने आई है, जहां प्रतापगढ़ के लालगंज तहसील में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की तहसील इकाई की कार्यकारिणी में गहमा गहमी के बीच चुनाव संपन्न हुआ। तहसील सभागार में हुए चुनाव में अध्यक्ष रामचंद्र त्रिपाठी एक बार फिर से अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुए हैं। तो वहीं कृष्ण कुमार सरोज वरिष्ठ उपाध्यक्ष और शिवम सिंह कनिष्ठ उपाध्यक्ष के साथ साथ उप मुख्यमंत्री के दौरान बात सामने आई है कि उप मंत्री पद पर निर्वाचित हुए हैं। मंत्री पद पर जरूर चुनाव की नौबत आ गई और इसके लिए मोहम्मद अकरम ने सीधे मुकाबले में सूर्य प्रकाश मिश्र को मात्र 3 मतों से हरा दिया। हमारे कार्य को देख करके, हमारी तन्मयता को देख करके, हमारी मेहनत को देख करके हमारे सभी साथियों ने एक बार दोबारा हमको निर्विरोध रूप से निर्वाचित किया है। हम हमेशा अपने लेखपाल साथियों के हित के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहे हैं, हमेशा समय दिए हैं, हमेशा दुख सुख में साथी रहे हैं और भविष्य में भी जहां कहीं कभी जरूरत पड़ेगी हमेशा अपने लेखपाल साथियों के लिए मैं समर्पित रहूंगा। ये हमारे लेखपाल साथियों को पूरा विश्वास भी है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं अपने आदरणीय अधिकारियों का, अपने सम्मानित। सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की शाखा लालगंज के चुनाव में आए और जीत का श्रेय अपने सदन के सभी सदस्यों को देना चाहता हूं। उन्होंने ही मेरा चयन किया है, निर्वाचित किया है और सभी सदन के सदस्यों को धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। और फतेहपुर से एक मामला सामने आ रहा है, जहां पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ अभियान जारी है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस को बड़ी सफलता इस बीच हासिल लगी, जहां पर आपको बता दें कि बकेवर थाना क्षेत्र के बेंता कजरनडेरा में पुलिस ने छापेमारी की है और इस छापेमारी के दौरान पुलिस को करीब 390 लीटर शराब बरामद हुई और मौके पर 24 क्विंटल लहन को भी नष्ट कर दिया गया है। हालांकि अवैध शराब बनाने वाले मौके से फरार हुए और पुलिस भागे हुए अपराधियों की तलाश कर रही है। और अब रुक करेंगे गोरखपुर का, जहां 4 जून को गीता प्रेस अपना शताब्दी समारोह मनाएगा और इस शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आगमन होगा और महामहिम राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से सतर्क दिखाई दे रहा है। 2 दिन पहले ही अपर मुख्य सचिव गृह और ADG लॉ एंड ऑर्डर ने गीता प्रेस का निरीक्षण कर अधिकारियों को तमाम आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के कार्यक्रम को देखते हुए गीता प्रेस का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया। और इस बीच फतेहपुर में महिलाओं द्वारा वट वृक्ष की पूजा की जा रही है। महिलाओं द्वारा बरगद के पेड़ की पूजा करने के साथ ही अपने पति की दीर्घायु होने की कामना भी की जा रही है।
महिला अपने रसोई घरों में बरगदा बनाकर अरहर की लकड़ियों में फंसाकर तैयार होकर बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच रही हैं और लगातार ये महिलाएं बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचकर पूजा अर्चना करने के बाद अब बरगद के पेड़ की परिक्रमा करते हुए पेड़ को आलिंगन करते हुए पति की दीर्घायु होने की कामना कर रही हैं। सुहागिन महिलाएं ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की अमावस्या को करती हैं। इसमें अपने पति के सुहाग के लिए, लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं कि हमारा अखंड सौभाग्य हमको प्राप्त हो, इसलिए इस व्रत को किया जाता है। वैसे इस व्रत का नाम क्या है? इस व्रत का नाम है वट सावित्री व्रत। इसके पीछे यही कथानक है, सभी महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए इस व्रत को धारण करती हैं और इस व्रत को करती हैं लंबी आयु के लिए, कि हमारे पति सुरक्षित रहें। वट सावित्री व्रत की पूजा है जो अपने पति के अखंड सौभाग्य के लिए महिलाएं रखती हैं व्रत। और इसके पीछे कथानक ये है कि सत्यवान की अकाल मृत्यु के बाद सावित्री ने अपने जप और तप से यही व्रत को कर उनके प्राण वापस पाए हुए थे। सभी महिलाओं ने इस व्रत। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रायबरेली से खबर सामने आई है, जहां पति की दीर्घायु के लिए रखे जाने वाले सुहागिन महिलाओं का वट सावित्री व्रत आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। वट सावित्री व्रत की पूजा ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या में की जाती है। दरअसल इसी अमावस्या को शनि जयंती भी मनाई जाती है और वट सावित्री पूजा के दिन सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार कर अखंड सौभाग्य की प्राप्ति और पति की लंबी उम्र के लिए बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। रायबरेली में देखा गया है कि महिलाएं पूजा के लिए बरगद के पेड़ के पास पहुंची और आप ये तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाएं सजी धजी बरगद के पेड़ के पास पहुंचकर पूजा अर्चना कर रही हैं। पूजा जो है मनाई जाती है, किस लिए मनाई जाती है? ये प्राचीन काल से ये पूजा चली आ रही है। ये वट देवता के लिए, पति के लिए व्रत रखा जाता है। इसको वट सावित्री कहते हैं। पति की लंबी आयु के लिए ये पूजा की जाती है। साल में कितनी बार पड़ती है ये पूजा? ये साल में एक बार पड़ती है पूजा। ये जेठ मास की अमावस के दिन ये पूजा होती है। इसको क्या आज दो पूजा है, सुहाग की, एक सोमवती अमावस्या, एक वट सावित्री व्रत। मतलब ये किस लिए पूजा मनाई जाती है? साल में कितने बार होती है ये पूजा? एक बार वट सावित्री, एक बार सोमवती, जितनी पड़ जाए। रायबरेली में एक सड़क हादसा हो गया जिसकी खबर सामने आ रही है। यहां अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार पिकअप ने एक बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। इस दौरान पिकअप की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि बाइक को टक्कर मारने के बाद पिकअप चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया। आपको बता दें कि फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस मामले की जांच की जा रही है। अब बांग्लादेश के रेल मंत्री नूरुल इस्लाम को रायबरेली वो पहुंचेंगे, जहां पर नूरुल इस्लाम यहां पर लालगंज स्थित मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री का अवलोकन करेंगे। संभावना ये भी जताई जा रही है कि इस दौरान वो कुछ डब्बों का ऑर्डर भी दे सकते हैं और डेलीगेशन के साथ पहुंच रहे बांग्लादेश के रेल मंत्री मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री देखने के बाद तैयार डिब्बों का भी अवलोकन करेंगे। इस दौरान मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री पर बनाई गई फिल्म भी उन्हें दिखाई जाएगी। फतेहपुर में दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है और आपको बता दें कि युवक खेत में पानी लगाने गया था जिस वक्त यह हादसा हुआ। यहां बाइक सवार हमलावरों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया और मौके से ही फरार हो गए। इस घटना की सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंच गई है और मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल के लिए पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा जा चुका है और अब साक्ष्यों की गहनता से जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार को बीजेपी कार्य समिति की एक अहम बैठक हुई है। कार्य समिति की ये बैठक लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में हुई और इस बैठक के दौरान यूपी बीजेपी के सभी दिग्गजों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों ही डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान सीएम योगी ने अपने संबोधन में एक ऐसा बयान दिया जिसकी खूब चर्चा हो रही है।
सीएम ने यहां कहा है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की शुरुआत के बाद काशी और मथुरा समेत सभी तीर्थ स्थल नई अंगड़ाई लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन स्थितियों में सबको एक बार फिर से बढ़ना होगा। सीएम ने यह भी कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की शुरुआत के बाद काशी ने जो अंगड़ाई ली है वो हम सबके लिए हमारे सामने है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन होने के बाद प्रतिदिन 1 लाख श्रद्धालु काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही काशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप ही अपने नाम को सार्थक कर रही है। मथुरा, वृंदावन, विंध्यवासिनी धाम और नेमेश धाम सभी तीर्थ एक बार फिर से नई अंगड़ाई लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस बीच देश में नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आज 3 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में बीजेपी, आपको बताते चले कि दूसरे कार्यकाल के जो है समय जारी है और बीजेपी आज से लगभग 15 दिनों तक जनसंपर्क अभियान चलाएगी। ऐसा पहली बार हुआ था जब कोई गैर कांग्रेसी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार सत्ता में आई। शानदार जीत के साथ ही पीएम मोदी ने 3 साल पहले ही आज ही के दिन यानी 30 मई 2019 को दूसरी बार पीएम पद की शपथ ली थी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 3 साल पूरे होने के साथ ही सत्ता में पीएम नरेंद्र मोदी के 8 साल भी पूरे हो गए हैं। एनडीए सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी ने मोदी सरकार के कामकाज को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए बड़ी योजना बनाई है और इस दौरान इस मौके पर कल शिमला में रिज मैदान में विशेष समारोह का आयोजन भी होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद शामिल होंगे। समारोह के जरिए प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव का बिगुल फूकेंगे। साथ ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी कहा है कि यह हिमाचल प्रदेश के लिए गौरव का क्षण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर रैली के लिए शिमला को चुना। सभी जिला मुख्यालयों को वर्चुअल जोड़ा जाएगा, जबकि हिमाचल के लिए ये एक बड़ा मौका है जिसका लाभ पूरा प्रदेश को मिलेगा। इस समारोह में सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के मंत्री शामिल होंगे। और खबर नेपाल से जुड़ी है, जहां आपको बता दें कि नेपाल के पर्यटक शहर पोखरा से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में दुर्घटना का शिकार हो गए। दरअसल तारा एयर का विमान है जिसका मलबा मिला है और नेपाली सेना ने मस्टैग में थौसोंग 2 में ये बरामद किया है। आपको बता दें सानोसवेयर में तारा एयर का दुर्घटनाग्रस्त विमान ढूंढ निकाला गया है। इसके पहले खराब मौसम और बादल छाए रहने के कारण विमान का पता लगाना मुश्किल हो रहा था। इस विमान ने राजधानी काठमांडू से 200 किलोमीटर पूर्व में स्थित पोखरा से सुबह ही उड़ान भरी थी और बचाव दलों के साथ सैनिक और हेलीकॉप्टर अब संभावित घटनास्थल का पता लगाने में जुट गए। विमान को पश्चिमी पर्वतीय इलाके से जोमसोम हवाई अड्डे पर उतरना था, लेकिन पोखरा जोमसोम हवाई मार्ग पर घेरे पानी के ऊपर आसमान में ये विमान का जो टावर संपर्क है वो टूट गया, जिसके बाद तारा एयर के ट्विन ऑपरेटर 9NHE विमान में 4 नागरिक जो कि भारतीय बताए जा रहे हैं और 2 जर्मन नागरिक और 13 नेपाली यात्रियों के अलावा चालक दल के 3 नेपाली सदस्य सवार थे। आपको बताते चले कनाडा द्वारा निर्मित विमान पोखरा से मध्य नेपाल स्थित मशहूर पर्यटक शहर जोमसोम जा रहा था और दोनों ही शहरों के बीच विमान यात्रा में आमतौर पर 20 से 25 मिनट लगते हैं। विमानन कंपनी ने यात्रियों की सूची भी जारी की, जिसमें भारतीयों की पहचान अशोक कुमार त्रिपाठी, उनकी पत्नी वैभवी बांडेकर और उनके बच्चों धनुष त्रिपाठी और ऋतिका त्रिपाठी के रूप में की गई। ये परिवार मौजूदा समय में मुंबई के नजदीक ठाणे में रहता था और पोखरा हवाई अड्डे के सूचना अधिकारी देवराज अधिकारी के हवाले से ये खबर सामने आई है कि चालक दल के सदस्यों का नेतृत्व कैप्टन प्रभाकर प्रसाद घिमिरे कर रहे थे। उत्सव पोखराल में ये चालक और किस्मी थापा विमान परिचालिका का रूप में विमान में चालक दल में शामिल बताए जा रहे हैं, जो कि दुर्घटनाग्रस्त इस विमान का शिकार हो गए। अब बात करते हैं कोरोना संक्रमण की। भारत देश में 4.3% कमी के साथ पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2706 नए मरीज दर्ज किए गए, जबकि इस अवधि के दौरान 25 लोगों की मौत कोरोना वायरस से हुई है। इसी के साथ ही देश में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा अब
आपको बता दें बढ़ गया है। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि करीब इस समय एक्टिव केसों की संख्या 17,698 हो गई है। देश में अब तक कुल 43 लाख से भी ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ गए और इसमें से 42 लाख से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी कोरोना वायरस से जिन्होंने मात दी है। पिछले 24 घंटे में करीब 2,28,823 वैक्सीन लगाई गई और इस दौरान दिल्ली में रविवार को कोविड-19 के 357 नए मामले सामने आए। संक्रमण दर की बात करें तो करीब 1.83% रही, जबकि संक्रमण के कारण किसी मरीज की मौत पिछले 24 घंटे में नहीं हुई। शहर के स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार ये लगातार तीसरा दिन है जब कोरोना वायरस के कारण किसी की मौत नहीं हुई है। और नेताओं पर टिप्पणी करने वालों को सबक सिखाने के लिए बदायूं पुलिस ने एक अनोखा रास्ता निकाला है, जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। सजा के तहत आरोपी किशोर को अब गौशाला और गांव के सार्वजनिक स्थलों पर सफाई करनी होगी। विस्तार से पूरा मामला समझिए इस रिपोर्ट में। यूपी के मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करने वाले एक किशोर को अनोखी सजा सुनाई गई है। किशोर न्याय बोर्ड ने सुनाई सजा। अब 15 दिन के लिए गौशालाओं में करना होगा काम, गांव के सार्वजनिक स्थल पर भी करनी होगी सफाई। दरअसल मामला जिले के देवगवा ब्लॉक का है। ब्लॉक क्षेत्र के एक गांव के रहने वाला किशोर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एक अभद्र टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसके बाद उक्त मामले में उस पर मुकदमा दर्ज हो गया। तो वहीं पुलिस की जांच पड़ताल में मोबाइल चलाने वाला एक किशोर निकला, जिस पर किशोर न्याय बोर्ड ने मामला चलाया और किशोर न्याय बोर्ड ने आरोपी किशोर को अनोखी सजा सुनाई, जिसकी चर्चा चारों तरफ है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वो 15 दिन गांव की गौशालाओं में गायों की सेवा करेगा तथा 15 दिन सार्वजनिक स्थान पर सफाई भी करेगा। किशोर गाय भैंसों को चारा खिलाते हुए और सफाई करते हुए मिला। हालांकि किशोर के पिता के मुताबिक उनके बेटे ने कोई टिप्पणी नहीं की, बल्कि उसके मोबाइल से किसी और ने यह हरकत की है, क्योंकि आरोपी का मोबाइल किसी दूसरी जगह पर चार्जिंग में लगा था, जहां से किसी ने वो मैसेज वायरल कर दिया। इस बीच आरोपी के पिता का कहना है कि बेटा अब रोज गायों की सेवा करता है और गौशाला की सफाई भी करता है। अन्य बच्चों को एक मैसेज भी दिया कि कोई भी कभी ऐसा कार्य ना करे। हमारे बेटे का मोबाइल चार्ज पर लगा था दूसरे घर पर, वो मतलब तो क्या कहते किसी दूसरे ने वो कर दिया वायरस, मतलब तो क्या कहते उसकी हमारा बेटा जो सजा भुगत रहा है, मतलब गाय भैंस के लिए चारा डाल रहा है और झाड़ू लगा रहा है, गांव की सफाई भी कर रहा है। आंदा के लिए गलती नहीं करेंगे, ये सजा सही है। हाँ, हमने स्वीकार कर लिया। तो वहीं पूरे मामले पर किशोर के वकील जवाहर सिंह यादव का भी यही कहना है कि कोर्ट का निर्णय बहुत ही अद्भुत है, जिससे बच्चों के अंदर सेवा भाव पैदा होगा। उसे सुधरने को पर्याप्त अवसर भी दिया गया है। वकील का कहना है कि बच्चे द्वारा मोबाइल पर कोई अभद्र पोस्ट पाई गई थी, जिसकी वजह से उसे यह सजा सुनाई गई है, लेकिन कोर्ट ने उसके बारे में जो फैसला सुनाया है वो काफी सराहनीय है। ऐसा था, जुवेनाइल तो था ही, नवयुवक भावना और भाव आवेश में आकर कभी कभी पोस्टें डाल देते हैं जो उन्हें नहीं डालना चाहिए मोबाइल में। इस बच्चे के मोबाइल से किसी दूसरे ने अथवा इसी बच्चे ने कोई पोस्ट डाली थी जिस पर उस पर मुकदमा लिखा गया था, और उस मुकदमा लिखाने के बाद उसका चालान न्यायालय आया, उसकी बेल हुई। बेल होने के बाद ट्रायल शुरू हुआ और ट्रायल के उपरांत उसे लगा कि न्यायालय की प्रक्रिया बहुत जटिल है और 10-20 साल से लोग मुकदमा तारीखें करते हैं, दौड़ते हैं, काम का नुकसान होता है, शिक्षा और घरेलू कार्यों सब में व्यवधान पैदा होता है। ये सोचकर चूंकि उसका स्वस्थ दिमाग था, अच्छी सोच थी, तो उसने अपने जुर्म से इकबाल कर लिया ताकि मुकदमे का निस्तारण हो और मेरा समय बर्बाद ना हो। बहरहाल इस सजा से सबको सबक जरूर मिला होगा कि सोशल मीडिया पर कुछ भी बिना सोचे समझे लिखने की सजा गंभीर हो सकती है। साथ ही समाज में एक संदेश भी जाएगा जो युवाओं के बीच बढ़ती इस अराजकता को कुछ हद तक कम कर सकेगा। डेस्क रिपोर्ट, आर्या न्यूज।
और इस रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।